नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और हम लोग हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत प्रकरण की बात करें तो श्रवण की बात कर रहे थे हम लोग। श्रवण अवबोध के विविध पक्ष, इसके एक पक्ष की हम लोग बात कर चुके हैं। आज आगे के पक्षों की बात करेंगे। तो श्रवण अवबोध के विविध पक्ष, श्रवण मतलब सुनने से है, अवबोध मतलब उसको जानना या ज्ञान प्राप्त करना, मतलब जानने के, सुनने के ज्ञान के विविध पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, यानी श्रवण कौशल का विकास की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि विभिन्न पक्षों के माध्यम से हम श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा था श्रवण अवबोध, श्रवण अवबोध के विभिन्न आयाम। श्रवण अवबोध के विभिन्न आयामों की बात हम लोग करते हैं तो उसके अंतर्गत विद्यार्थी में श्रवण अवबोध के विकास के लिए वार्तालाप, वाद विवाद और प्रवचन, भाषण, कविता, आकाशवाणी, आदि का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, श्रवण अवबोध के विभिन्न आयामों जैसे कि वार्तालाप, वाद विवाद, प्रवचन, भाषण, आकाशवाणी, इनका आयोजन होगा तो इनको सुनने से विद्यार्थियों के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास होगा। वो सुनने से क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बारे में जानना लगेंगे। अब है इसका जो अगला पक्ष है वो है अगले पक्ष की हम बात करेंगे हिंदी के शब्दों और वाक्यों का अर्थ ग्रहण। हिंदी के शब्दों और वाक्यों का अर्थ ग्रहण कैसे। अब हिंदी शब्द और वाक्यों की बात हो रही है तो हिंदी के अंतर्गत शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्सम शब्द जिन्हें संस्कृत से हिंदी में लिया गया है और वही रूप हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनका ज्ञान। अब हम लोग बच्चों को क्या करते हैं कि शब्द बताते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं या उसका कोई पर्याय होता है वो बता देते हैं, लेकिन जहाँ पर भाषा की बात आ रही तो भाषा के अंतर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार के तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, ठीक है, जो शब्द है विदेशी जो आगत शब्द है, इनके बारे में भी अलग अलग तरीके से बताना चाहिए कि ये उर्दू है, ये फारसी है। जैसे वो शब्द आए पाठ के अंतर्गत श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए और उन शब्दों के प्रकारों के बारे में बता दिया जाए। कुछ शब्द होते हैं उनमें समास होता है, कुछ शब्दों की संधि की जाती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय उपसर्ग दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये सारी चीजें विद्यार्थियों को सिखाई जानी चाहिए। शब्द है अर्थ की दृष्टि से अलग है, रचना की दृष्टि से अलग है, ठीक है। और अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार से शब्दों के प्रकारों को उन्हें बताना चाहिए। केवल शब्द का अर्थ बताने से विद्यार्थी का जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत होना पड़ेगा। फिर है वाक्य के अंतर्गत भी वाक्यों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वाक्य का एक तो रूप हमें शुद्ध देखने को मिलता है और एक अशुद्ध रूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो दोनों प्रकार के वाक्यों के बारे में विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य कहाँ पर उपयोग में लाना है, वो सारी चीजें अगर उन्हें ज्ञात होगी तो आसानी से अर्थ ग्रहण वो कर सकेगा। अगली बात है हिंदी में, अगला पक्ष है हिंदी भाषा में हिंदी भाषा वाक्यों में शब्दों के क्रम
पर शब्दों और वाक्यों की बात हम लोगों ने की। अब यहाँ पर भाषा के अंतर्गत शब्दों के क्रम, अगर शब्दों के क्रम का अगर ध्यान नहीं होगा तो विद्यार्थी उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। शब्द, अगर मान लो शब्द है, अगर वहां पर कर्म की जगह क्रिया और क्रिया की जगह कर्म को रख दिया जाएगा तो क्या होगा कि शब्द है उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस बनाने की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, संस्कृत में, सभी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत भी जो हिंदी भाषा जब सिखाई जाए तो शब्दों के क्रमों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। फिर है हिंदी भाषा में विचारों की सार्थकता। हिंदी भाषा में विचारों की सार्थकता। जब हिंदी भाषा के अंतर्गत जो विचारों का समावेश किया गया है वो सभी अर्थ लिए हुए हैं, उन अर्थों के बारे में विद्यार्थियों को बताना है कि उनकी सार्थकता क्या है। अध्यापक जब श्रवण कौशल के लिए प्रयास करे, विविध प्रयास कर रहा है, विविध पक्षों को जब रख रहा है तो विचारों की बात वहां पर करनी चाहिए कि कौन से विचार कहाँ पर कार्य करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि विद्यार्थियों को कोई कहानी सुनाई जा रही है तो उसके पीछे उसकी शिक्षा भी बताई जाती है कि कहानी क्यों बताई गई है, उसकी शिक्षा भी उसमें निहित होती है। बालक है उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास वो करते हैं। तो अर्थ लिए हुए, सार्थकता मतलब जिसके अंतर्गत अर्थ हो, ऐसा ही हिंदी के अंतर्गत विचारों का समावेश किया गया है और ये जो समावेश किया गया है उसके बारे में अध्यापक को विद्यार्थियों को बताना चाहिए। फिर है हिंदी में कथोपकथन। हिंदी में कथोपकथन आदि समझाना। अब यहाँ पर कथोपकथन की बात करें तो एक नाटक की बात की जा रही है। नाटक के अंतर्गत अब जब यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास होगा बालकों का, ये कथोपकथन है, इसके अंतर्गत जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जो संवाद है, वो सारी चीजें विद्यार्थियों को एक अध्यापक है वो स्पष्ट रूप से बता दे कि ये बात किसके द्वारा कही जाएगी, संवाद है वो किस प्रकार कहा जाता है, शैली है तो शैली का प्रयोग इस नाटक में कहाँ पर किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों की चर्चा अगर एक अध्यापक है विद्यार्थियों को बता देगा तो विद्यार्थी है उस नाटक के, जब वो नाटक को पढ़ेंगे है ना, पढ़ेंगे और या फिर सुनेंगे तो उस समय उसी प्रकार की जो कहेंगे वातावरण सज्जित होगा और विद्यार्थी उसको नाटक को नाटक के तरीके से, कहानी को कहानी के तरीके से, कविता को कविता के तरीके से उसका अर्थ ग्रहण करने का वो प्रयास करेंगे। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न। श्रवण अवबोध के विविध पक्षों का वर्णन करें। श्रवण अवबोध के विविध पक्षों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।